हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज एक नई क्लास के साथ मैं उपस्थित हूं, जिसमें मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लास 9 से स्टार्ट होता है और जब तक आप केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे हर क्लास में इसकी आवश्यकता होती है, चाहे 9 की बात हो, 10 की बात हो, 11, 12 आगे की क्लासों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आइए बच्चों, इस टॉपिक को आपको मैं समझाता हूं, क्योंकि इसी टॉपिक को समझाने के बाद मैं आपको IUPAC नाम लिखने के बारे में, कार्बन के बारे में काफ़ी कुछ बातों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चे आपको एक चीज बताऊं, प्रकृति में जितनी चीजें विद्यमान हैं वो पदार्थ के नाम से जानी जाती हैं। यानी आप अपने अगल बगल, आस पास, अड़ोस पड़ोस जो चीज आप देख रहे हो उन सभी को हम लोग पदार्थ के नाम से जानते हैं। बच्चे, इसको हम लोग इंग्लिश में मैटर के नाम से जानते हैं, इसको आप द्रव्य भी बोल सकते हैं, और पदार्थ को इंग्लिश में हम सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति में जितनी चीजें विद्यमान हैं उन समस्त चीजों को हम पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, यानी पदार्थ को 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से पहला प्रकार होता है तत्व। यानी तत्व एक प्रकार का पदार्थ होता है। आप अगल बगल जितने भी तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, जितने भी एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं वो तत्व हैं, और जितने तत्व होते हैं वो सभी के सभी पदार्थ होते हैं, क्योंकि पदार्थ का एक प्रकार होता है तत्व। दूसरा प्रकार होता है बच्चों यौगिक। जैसा कि आप जानते हैं यौगिक कई तत्वों के मिलने से बनता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं बच्चों। यानी पदार्थ जो होता है, पदार्थ का दूसरा प्रकार होता है यौगिक। और यौगिक कैसे बनता है? कई तत्वों के मिलने से बनता है। तीसरा होता है मिश्रण। देखिए बच्चों, मिश्रण भी पदार्थ का एक रूप होता है, एक प्रकार होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में मिक्सचर के नाम से जानते हैं। देखिए, कुछ तत्व यौगिक, 2 या 2 से अधिक तत्व, या 2 या 2 से अधिक यौगिक, या कुछ तत्व, कुछ यौगिक मिलके एक मिश्रण का निर्माण करते हैं, और एक्चुअल में वो भी पदार्थ के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि बच्चे, प्रकृति में जितनी चीजें पाई जाती हैं वो सभी की सभी पदार्थ होती हैं। वो या तो तत्व होंगी, या यौगिक होंगी, या किसी मिश्रण के रूप में होंगी। तो जब आपसे पूछा जाएगा पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइएगा पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः तत्व, यौगिक और मिश्रण होता है। बच्चे, एक चीज आप लोग को मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पदार्थ के 3 प्रकार, अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ठोस, द्रव और गैस होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि पदार्थ के प्रकार यानी द्रव्य के प्रकार तत्व, यौगिक और मिश्रण होते हैं। बच्चे ध्यान रखिएगा, पदार्थ या तत्व की जब आपसे अवस्था पूछी जाएगी, यानी जब आपसे उसका स्टेट पूछा जाएगा, तो आप बताइएगा कि ये 3 प्रकार के होते हैं। यानी पदार्थ के अवस्था भी बच्चे 3 प्रकार की होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि कोई पदार्थ की अवस्था 3 होती है, और वो 3 जो अवस्था है वो है ठोस, द्रव और गैस, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है बच्चा गैस। ध्यान दीजिएगा, ठोस जिसे इंग्लिश में सॉलिड कहा जाता है, द्रव जिसे इंग्लिश में लिक्विड कहा जाता है, और गैस जिसे इंग्लिश में गैस के नाम से जानते हैं। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि पदार्थ के प्रकार बताइए, तो पदार्थ के प्रकार भी 3 हैं, और वो प्रकार तत्व, यौगिक और मिश्रण है। जबकि पदार्थ की अवस्था पूछी जाएगी तो वो ठोस, द्रव और गैस है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने द्रव्य लिखा है और यहाँ द्रव लिखा है। द्रव्य को ही पदार्थ कहा जाता है, द्रव्य का इंग्लिश मैटर होता है, जबकि द्रव का इंग्लिश लिक्विड होता है। द्रव द्रव्य की एक अवस्था है, द्रव द्रव्य की एक अवस्था है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इस प्रकार बच्चे, प्रकृति में जितनी चीजें पाई जाती हैं वो सभी के सभी पदार्थ होती हैं।
पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। और पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। कहने का तात्पर्य है कि एक तत्व आपको ठोस अवस्था में भी मिल सकता है, द्रव अवस्था में भी मिल सकता है और गैस अवस्था में भी मिल सकता है। एक यौगिक आपको ठोस अवस्था में भी मिल सकता है, द्रव अवस्था में भी मिल सकता है और गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है। कोई मिश्रण आपको सॉलिड स्टेट में भी पाया जा सकता है, लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है और गैसीय स्टेट में भी पाया जाता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चे। इसमें एक शब्द आता है तत्व। इसमें हम लोगों को तत्व के बारे में थोड़ी सी जाननी है, क्योंकि तत्व का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी अभी हम फिलहाल तत्व जो कि पदार्थ की एक अवस्था है, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्या पढ़ने वाले हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सर्वप्रथम किसी तत्व को संकेत के रूप में किस तरह दिखाया जाता है, यानी किसी तत्व का इंडिकेशन क्या होता है, उसको इंडिकेट करने का तरीका क्या होता है, उसको आप समझिएगा। देखिए, किसी भी तत्व को जब हम लिखते हैं बच्चे, तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये कोई तत्व है, यहाँ ए लिखेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे जेड। देखिए, ये तत्व, ये जो बीच में आपको चीज दिखाई दे रहा है, ये तत्व का संकेत होता है, ये तत्व का संकेत होता है। देखिए बच्चे, जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 17Cl35। देखिए, एक तत्व को दिखाने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इसमें ये जो बीच में आपको दिखाई देता है, यही एक्चुअल में तत्व होता है और ये तत्व का संकेत होता है। यानी आपसे अगर पूछा जाएगा ये किस तत्व का संकेत है, तो आप बताइएगा कि ये क्लोरीन नामक तत्व का संकेत है। अब आपके पास एक प्रश्न आता है, सर ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा बच्चे, ये जो नीचे होता है इसको हम लोग कहते हैं कि ये इस तत्व का परमाणु क्रमांक है। इस तत्व का परमाणु क्रमांक है, ध्यान दीजिएगा, इस तत्व का परमाणु क्रमांक है। यानी इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने पूछा कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है आपको, तो आप बताइएगा 17। यानी परमाणु क्रमांक पूछूंगा तो बताइएगा 17। देखिए बच्चे, एक पदार्थ में 3 प्रकार के कण होते हैं। ये जो परमाणु क्रमांक होता है, 3 प्रकार के कण कौन कौन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। यानी कोई भी जो पदार्थ होता है, जो भी तत्व होता है, वो उसमें से ये 3 कण निकलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन निकलता है बच्चों। तो देखिए, जैसे ये एक पदार्थ है, एक तत्व है, तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो याद रखिएगा, किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वही एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, देखिए बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो किसी तत्व का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है बताइए प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रोटॉन की संख्या वही होती है जो उसका परमाणु क्रमांक होता है। यानी ये जो नीचे वाली चीज आपको दिखाई दे रहा है, ये शब्द, ये एक्चुअल में तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। इसी को तत्व का एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इस तत्व का यही होता है और प्रोटॉन की भी संख्या इसी तत्व की यही होती है। जैसे आप इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि बताइए इस जगह इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है। आपसे पूछा जाएगा इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो भी आप बताएंगे इसमें प्रोटॉन की संख्या 17 है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, ध्यान दीजिएगा, परमाणु क्रमांक जिसको अपन इंग्लिश में एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहते हैं बच्चे, इसके बारे में अगर पूछा जाएगा तो ये भी 17 है। यानी किसी तत्व के ये जो नीचे में वैल्यू लिखी जाती है, इसके 3 नाम बनते हैं, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या।
शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि सर इस ऊपर वाले को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऊपर वाले के भी दो नाम होते हैं। एक नाम होता है परमाणु भार, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बोलेंगे परमाणु भार। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे एटॉमिक वेट, इसी को बोला जाता है एटॉमिक वेट। ध्यान रखिए, वो एटॉमिक नंबर था, ये एटॉमिक वेट है। बच्चे इसी का एक और नाम होता है, इसी को बोला जाता है द्रव्यमान संख्या। इसी को आपसे बोला जाता है द्रव्यमान संख्या। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा मास नंबर, इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं मास नंबर या नंबर ऑफ मास आप बोल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस तत्व का परमाणु भार कितना है, तो Z। इस तत्व का परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना है, तो भी Z। जैसे अभी आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, अगर आपसे पूछा जाता है बताइए इसमें द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, यानी इस समय क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या आपको कितनी दिख रही है, तो आप कहिएगा सर 35। अगर आपसे पूछा जाता है बताइए इसका परमाणु भार कितना दिखाई दे रहा है, तो आप बताइएगा 35। इसका मतलब इसके दो नाम बनते हैं, इसी को परमाणु भार बोलते हैं, इसी का नाम द्रव्यमान संख्या होता है। देखिए, एक तत्व को इंडिकेट करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है, इसमें बीच में तत्व का संकेत होता है, नीचे वाली वैल्यू को आप परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं, इसी को एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बोला जाता है, इसी को प्रोटॉन की संख्या बोला जाता है। बच्चे ध्यान रखिएगा, जो सबसे ऊपर लिखा रहता है राइट साइड में ऊपर में, उसी को परमाणु भार या एटॉमिक वेट के नाम से जाना जाता है, और उसी का एक दूसरा नाम द्रव्यमान संख्या भी है, जिसको नंबर ऑफ मास या मास नंबर बोला जाता है। आप देखिए, एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करिए। अगर मान लीजिए 17Cl35 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि इसमें परमाणु क्रमांक 17 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 17 है। परंतु जैसे ही आपसे कहा जाएगा बताइए इसका द्रव्यमान संख्या कितना है, तो ये 35 है, और परमाणु भार कितना है, तो ये भी 35 है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या को ही परमाणु भार के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा ये किस तत्व के बारे में बोल रहे हो आप, तो आप कहिएगा सर ये क्लोरीन तत्व के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि तत्व का संकेत बीच में लिखा रहता है। आइए बच्चे, एक एग्जाम्पल से इसको और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आपके सामने आ जाता है 7N14, सपोज करिए इस तरह करके कोई तत्व दिया गया है। देखिए, ये जो है ये नाइट्रोजन नामक तत्व है, N मीन्स नाइट्रोजन। अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताइएगा ये नाइट्रोजन तत्व के बारे में बताया जा रहा है, और इस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, जबकि प्रोटॉन की भी संख्या 7 है। और अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो भी आप बताइएगा 7 है। अगर आपसे पूछा जाएगा इसका मास नंबर कितना है, मास नंबर कितना है, तो मास नंबर इसका 14 होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एटॉमिक वेट कितना है, तो भी 14 होगा। तो बच्चे, इस प्रकार आपको इस किसी तत्व के इंडिकेशन के बारे में शायद आइडिया लग गया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर अभी आपने बोला कि किसी भी तत्व से, किसी भी पदार्थ से 3 प्रकार के कण निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को खोजने का तरीका, मतलब इलेक्ट्रॉन तो हम समझ जाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, प्रोटॉन की भी संख्या हम समझ गए कि प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चे, एक सूत्र है, आप इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। देखिए, बहुत इजी सा सूत्र है। अगर आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछी जाए, अगर आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछी जाए, तो ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ऊपर से नीचे को घटा देना है। यानी सूत्र के अनुसार अगर हम इसको बनाना चाहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु भार, जो कि ऊपर वाले को कहते हैं, में से अगर परमाणु क्रमांक को घटा दिया जाए, तो जो निकल के आएगा वो उस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या होगा।
देखिए बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, कुछ नहीं करना है, बस आपको इस ऊपर वाले में से नीचे को घटा देना है। यानी न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का सूत्र यहाँ से बन जाता है Z माइनस A। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार, जिसको द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है, में से परमाणु क्रमांक, जिसको इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कहा जाता है, प्रोटॉन की संख्या भी कहा जाता है, को घटा देने पे जो निकल के आता है वो उसमें उस तत्व में, उस पदार्थ में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। देखिए बच्चे, अगर हम इस जगह पर इस एग्जाम्पल से अगर देखने का प्रयास करें और हमसे पूछा जाए हाउ मैनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन क्लोरीन एलिमेंट, यानी क्लोरीन के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं, तो बच्चे आपको क्या करना है, 35 में से, यानी इस ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना है। 35 में से 17 घटा दीजिएगा, यानी न्यूट्रॉन की संख्या 18 आ जाएगी। इस प्रकार आप किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, प्रोटॉन की संख्या 17 और न्यूट्रॉन की संख्या 18, जो कि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाने से निकल के आता है। तो इस प्रकार बच्चे इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। न्यूट्रॉन, इसको याद नहीं करना है, बस आप समझ गए होंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आप यहाँ 14 में से 7 को घटा दीजिए। 14 में से 7 को घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 7। इसका मतलब कि इस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, प्रोटॉन की संख्या 7 है और न्यूट्रॉन की भी संख्या 7 है, जो 14 में से 7 को घटाने से निकल के आता है। इस प्रकार किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाला जाता है। इस प्रकार आपको किसी तत्व को इंडिकेट करना रहता है और इस प्रकार किसको किस नाम से संबोधित करना है, कौन किस नाम से जाना जाता है, ये सारी की सारे डिस्क्रिप्शन मैंने आपको यहाँ पर दिया है। तो देखिए बच्चे, शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये बात पता चल गया होगा कि परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं, परमाणु भार किसको कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है, प्रोटॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है। बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। चलिए, आइए अब हम लोगों को तत्व को लिखने का तरीका पता चल गया। अब हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसमें करना क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चे याद रखिएगा सिर्फ तत्वों का किया जाता है, यानी कि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। क्योंकि अभी अभी तो हमने आपको बताया कि किसी एलिमेंट में ही तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, किसी एलिमेंट में से ही तो इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की, जैसा कि नाम से ही आप देख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन के सजाने का तरीका, इलेक्ट्रॉन को रखने का तरीका, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ने का तरीका, इलेक्ट्रॉन को जानने का तरीका। यानी इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान से हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में सभी प्रकार की जानकारी मिल जाती है। आपको अभी मैं आगे बताऊंगा, आपको पता चल जाता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, हमारा इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है, हमारा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में घूम रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन किस स्पिन में घूम रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन कितना निकल जाएगा तो किसमें क्या कमी आएगी, इलेक्ट्रॉन कैसे सेल को छोड़ के जाएगा, सेल को छोड़ के जाने के बाद उस इलेक्ट्रॉन के कारण उस तत्व पे धनावेश आएगा कि ऋणावेश आएगा। इन समस्त बातों की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा आपको ये बात पता चल जाता है कि किस सेल में कितनी एनर्जी है और किस सेल की एनर्जी किससे ज्यादा है। इस समस्त बातों की, यानी आप ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए सफिशिएंट होता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा आप किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की समस्त व्यवस्था को जान जाते हैं। तो आइए बच्चे, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। उससे पहले हम आपको एक चीज बताएं, अभी वर्तमान समय में हमारे
वर्तमान समय में हम लोगों ने 118 तत्वों की खोज कर ली है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से 102 तत्व के बारे में कंफर्म पूरी जानकारी हो चुकी है, परंतु अभी भी 16 तत्वों पर कार्य चल रहा है। परंतु इतना निश्चित हो गया है कि तत्वों की संख्या वर्तमान में कितना है, 118 तत्व हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा इस 118 तत्वों के बारे में जानेंगे, और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम कैसे करते हैं इसको जानने के लिए थोड़ी सी चीजों को हम जान लेते हैं। देखिए बच्चे, ध्यान दीजिएगा, देखिए एक तत्व के निर्माण में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी तत्व में इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। यानी इन तत्वों में से 3 प्रकार के कण निकलते हैं जो क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, और जो ये न्यूट्रॉन होता है ये विद्युत के प्रति उदासीन होता है। ये इस पे न तो धन आवेश होता है और न तो ऋण आवेश होता है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए थोड़ी चीजों को जान लेते हैं बच्चे। देखिए एक तत्व के निर्माण में सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए क्या बनता है, तो आप कहेंगे कि उसमें सबसे पहले न्यूक्लियस बनता है। इसका नाम हम क्या बोलेंगे, ये नाभिक है। किसी भी तत्व को बनाने के लिए आप सबसे पहले उसके नाभिक का निर्माण करेंगे। और बच्चे नाभिक में ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। 3 कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। लेकिन जो ये नाभिक होता है इसका नाम हम क्या रखेंगे बच्चे, इसका नाम रखेंगे नाभिक। ये क्या चीज है, नाभिक। ध्यान दीजिए, इसको इंग्लिश में हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। यानी नाभिक में, नाभिक जो है वो शुरुआती कंडीशन होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं किसी तत्व के बनने में। हम आपसे पूछेंगे बताइए नाभिक में कौन कौन होता है, तो आपको बताना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जिसके कारण बच्चे जैसा कि आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन पर न्यूट्रॉन पे 0 आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। इसका मतलब ये हो गया कि पूरा का पूरा नाभिक आपका धन आवेशित होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाभिक धन आवेशित होता है कि ऋण आवेशित, तो आपको सीधा सीधा बताना है कि नाभिक धन आवेशित होता है। कारण अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहिए क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन विद्युत के प्रति उदासीन होता है, जबकि प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा नाभिक धन आवेशित हो जाता है। तो एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, कंपटीशन वगैरह में भी पूछा जाता है कि नाभिक पर कैसा आवेश होता है, तो आप कहिएगा नाभिक पर धन आवेश होता है। ठीक है, आइए आगे चलिए। नाभिक के चारों तरफ जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 कण हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। तो जो तीसरा कण है इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित दूरी पर घूमता रहता है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित दूरी पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, जिसके ऊपर ऋणावेश होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। देखिए अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर जिस चीज में ये इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखिए बच्चे, इसको बोला जाता है कोश, इसको बोला जाता है सेल। यानी नाभिक के चारों तरफ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको कोश कहते हैं, उसको कक्षा कहते हैं, उसको कक्षक कहते हैं। ये सारे नाम इसी के हैं। उसी को ऑर्बिटल बोला जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, तो आप बताइएगा इलेक्ट्रॉन सेल में घूमता है। आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, आप कहिएगा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में घूमता है। यानी इलेक्ट्रॉन जहां पर घूमता है उस इलेक्ट्रॉन के उस रास्ते को, उस जगह को, उस ऑर्बिटल को ही हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी वर्तमान समय अनुसार अगर आप देखेंगे तो 4 सेल निर्मित किया जाता है। यानी एक सेल ये है, इसी के ठीक बगल में इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी ज्यादा है
इसलिए इलेक्ट्रॉन अपने घूमने के लिए कुछ सेल बना लेते हैं बच्चे। यानी आप ऐसा कह सकते हैं, जिनका नाम मैंने अभी अभी आपको सेल बताया, एक्चुअल में ये भी सेल है, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन ही घूमता है। अभी वर्तमान समय में हमारे पास जितने तत्व हैं उनके अनुसार 4 सेल निर्मित हो चुके हैं। यानी हम 4 सेलों में उसको बदल के देखेंगे। यानी नाभिक के चारों तरफ ये तीसरा सेल है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। बच्चे, कंडीशन के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं, जैसा कि अभी आप इसमें देख रहे होंगे। बच्चे, ये सारे के चारों क्या है? ये क्या है? नाभिक है। ये क्या है? सेल है, सेल है, सेल है, सेल है। अब मैटर ये बनता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए, मान लीजिए इसको एक नाम दे दीजिए कि ये के सेल है। एक नाम दे दिया जा रहा है, रैंडम नाम है। अभी फिलहाल सब लोगों ने इसी नाम का यूज किया है, तो हम भी कर दे रहे हैं। देखिए, ये फिक्स नाम नहीं है, बस एक नाम यूज कर दिया गया है। ये एक के सेल इसको बोला गया, इसको एल सेल बोला गया, इसको एम सेल बोला गया और इसको एन सेल बोला गया। बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर हम अंदर से बाहर आते हैं तो हम ये कहेंगे कि सर ये सेल नंबर 1 है, सर ये सेल नंबर 2 है, ये सेल नंबर 3 है और ये सेल नंबर 4 है। ठीक है, यानी इस समय हमारे पास कितने सेल हैं? 4 सेल हैं। देखिए, अब हम पता करते हैं कि इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो देखिए बच्चे, सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लीजिएगा। सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र है। सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र है और वो सूत्र होता है 2n का स्क्वायर, जहां जो ये n है वो सेल का नंबर बताता है, यानी सेल की संख्या बताता है कि किस सेल के बारे में चर्चा हो रही है। जैसे ये 1, 2, 3, 4 कुछ इस प्रकार की चीजें, इसी को हम बोलेंगे कि ये सेल की संख्या बता रहा है। चलिए आइए हम लोग एक एक करके सभी सेलों में इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालते हैं। देखिए बच्चे, हम के सेल की बात करें, हम फॉर्मूला लगाएंगे 2n स्क्वायर और के सेल का एड्रेस आपको यहाँ कितना दिख रहा है? 1, तो n के जगह आपने रख दिया 1। मैंने इसी सूत्र का प्रयोग किया है। देखिए, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 में 1 का गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 2। इसका तात्पर्य हुआ कि ये जो के सेल है इसमें 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। ठीक है, देखिए अब इसी तरह हम एल नाम के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेते हैं बच्चों। देखिए, जब आप इसमें निकालेंगे फॉर्मूला वही रहेगा 2, लेकिन सेल का एड्रेस बदल जाएगा। सेल का एड्रेस अब आ गया 2, आप यहाँ 2 रख के स्क्वायर करेंगे बच्चे, यही फॉर्मूला यूज किया गया है। अभी आप देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 होगा। इसका मतलब कि दूसरे नंबर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? तो आप बताइएगा 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। बच्चे, तीसरे सेल का नाम है m। हम फिर से फार्मूला लगाएंगे, यही फार्मूला 2n स्क्वायर, लेकिन अब n की वैल्यू बदल गई है 3, यानी आप यहाँ लिख देंगे 3। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना हो जाएगा 18। यानी जो m सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने घूम रहे हैं? 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और इसके बाद n नाम का सेल जो कि सबसे बाहरी सेल है, इसमें 2n स्क्वायर, n के जगह पर वैल्यू आप रखेंगे 4, 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 16, 16 गुना हो जाएगा 32। इसका मतलब कि जो n सेल है इसमें 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि K नाम के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L नाम के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, P नाम के सेल में 18 इलेक्ट्रॉन और N नाम के सेल में 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं बच्चे, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जो फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, जहां n सेल की संख्या होती है। बच्चे, K, L, M, N को सेल बोला जाता है, इसी को हम लोग कक्षा बोलते हैं, इसी को हम लोग कक्षक बोलते हैं, इसी को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पहले सेल में इलेक्ट्रॉन की, बच्चे इन शब्दों को ध्यान रखिएगा, अभी आगे चल के हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए,
के सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो बताइएगा 2। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, 18। और एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं बच्चों, 32। तो ध्यान रखिएगा, अभी फिलहाल सेलों की संख्या 4 है और जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 2, 8, 18, 32 के हिसाब से भरा जाता है। तो बच्चे आपको समझ में आ गया होगा, सेल में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। नाभिक में कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। पूछा जाता है सेल पर कैसा आवेश होता है, तो कहिएगा ऋणावेश होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, जिसके कारण पूरा का पूरा सेल ऋण आवेशित हो जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा नाभिक में कौन कौन होता है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के होने के कारण पूरा का पूरा नाभिक धनावेशित हो जाता है। वो धनावेशित क्यों हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन विद्युतीय उदासीन होता है, न्यूट्रलाइज होता है, और प्रोटॉन पे धनावेश होता है, जिसके कारण पूरा का पूरा नाभिक धनावेशित हो जाता है। तो शायद आपको बात बच्चे समझ में आ गई होगी। के एल एम एन को सेल बोलेंगे, जिसमें क्रमशः इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18, 32 के हिसाब से भरा जाता है। चलिए अब आइए इसके बाद कुछ और बातों को सीखते हैं बच्चे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद कुछ और बातों को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने 2n² नामक फार्मूला का प्रयोग करके सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चे, के में 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, एम में 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और एन में बच्चे 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये होता है सेल। ध्यान दीजिएगा, ये सेल। देखिए इन सेल को अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सब सेल की जरूरत पड़ती है बच्चों, सब सेल की जरूरत पड़ती है। जैसे आप एक एग्जाम्पल में समझिए, अगर मान लीजिए विद्यालय में प्रिंसिपल साहब हैं, तो प्रिंसिपल साहब के अब्सेंट में उनके कार्यों को कौन देखेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उप प्रधानाचार्य बना देते हैं। जैसे राष्ट्रपति साहब हैं, राष्ट्रपति साहब के अब्सेंट में कौन कार्य को देखता है, उपराष्ट्रपति। तो एक पद है लेकिन कार्य दोनों लोगों का एक है, परंतु दोनों के कार्यों में कुछ रेस्ट्रिक्शन है। ठीक वैसे ही बच्चे इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, मतलब सेल में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे और सब सेल में भी इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, लेकिन दोनों में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, दोनों में इलेक्ट्रॉन को रखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इसलिए इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। कुछ सबसेल होते हैं जिसको हम लोग उपकोष के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है उपकोष, तो याद रखिएगा उपकोष की संख्या वर्तमान में भी 4 है, जो कि एस, पी, डी और एफ के नाम से जाना जाता है। देखिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो सेल का नाम है के एल एम एन, ये रैंडमली उठा लिया गया है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इनका नाम आप इधर उधर कभी चेंज होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन जो सबसेल होते हैं इनका नाम कभी भी नहीं बदलता है। ये हमेशा एस, पी, डी और एफ नाम से ही रहता है। देखिए एस में बच्चे याद रखिएगा मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए एस सब, जैसा कि अभी हमने आपको बताया बच्चे कि सेल और सबसेल एक्चुअल में दोनों का कार्य सेम है, दोनों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रखने हैं, लेकिन दोनों के भरने के तरीके में अंतर है। इसलिए आप देखिएगा, देखिए जो एस नाम का सबसेल है वो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, जो पी नाम का सबसेल है वो अधिकतम 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रख सकता है, जो डी नाम का सबसेल है वो अधिकतम 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सकता है, और जो एफ नाम का सेल है वो अधिकतम 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख सकता है। जैसे ही इससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अगले सेल को ट्रांसफर कर देता है। बच्चे क्या हम इसको 3 कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते हैं, ये मैक्सिमम 2 ही ले सकता है। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने पे ये अगले सेल को ट्रांसफर कर देता है। जब P में 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो ये आगे वाले को ट्रांसफर करता है। इस प्रकार साइमल्टेनियसली आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो याद रखिएगा एस, पी, डी, एफ 4 सबसेल हैं जिनको उपकोष कहते हैं। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और एफ में अधिकतम 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भरा जा सकता है।
आइए बच्चे ध्यान देते हैं, आपको एक एडिशनल जानकारी मैं आपको दे देता हूं जो कि आपको कभी कंपटीशन में काम में आ सकता है। एक शब्द पूछा जाता है बच्चे कि बताइए एस शब्द कहाँ से लिया गया है, तो देखिए एस शब्द शार्प नाम के शब्द से लिया गया है, इसी का पहला लेटर उठा लिया गया है। ये कंपटीशन वगैरह में काफी पूछा जाता है। पी किस शब्द से लिया गया है, तो बच्चे याद रखिएगा ये पी प्रिंसिपल नामक शब्द से लिया गया है। याद रखिएगा ये प्रिंसिपल प्रधानाचार्य वाला शब्द नहीं है, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। बच्चे डी डी डिफ्यूज्ड नामक शब्द से लिया गया है, डिफ्यूज्ड नामक शब्द से लिया गया है। और एफ जो है वो फंडामेंटल नामक शब्द से लिया गया है। देखिए बच्चे कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बताइए सब सेल एफ किस शब्द से लिया गया था, तो वो फंडामेंटल शब्द से लिया गया था। याद रखिएगा बच्चों ये कंपटीशन वगैरह में काफी पूछा जाता है, नीट वगैरह के एग्जाम में एक बार पूछा गया था। तो चलिए आइए इन शब्दों को एडिशनली याद कर लीजिए, अगर याद हो जाता है, नहीं याद होता है कोई बात नहीं, बार बार देखिए याद हो जाएगा। इस प्रकार बच्चे होता है। आइए अब इस प्रकार हमारे पास सेल जो कि 4 है, जिसमें क्रम से 2, 8, 18, 32 के हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और सब सेल की संख्या कितनी होती है 4, जो कि क्रम से एस पी डी एफ के नाम से जाना जाता है। एस में 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी में 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी में 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एफ में मैक्सिमम 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आइए बच्चे अब बात करते हैं। देखिए चूंकि आप जानते हैं सारे के सारे सब सेल को रखेंगे, लेकिन कैसे रखेंगे इसको देखते हैं। देखिए आप देख रहे हैं के में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 2, यानी अगर इसको कोई सबसेल इसमें से रखना हो तो वो केवल एक सबसेल को रख लेगा तो इसका काम बन जाएगा, क्योंकि बच्चे इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं और 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही सबसेल में भरने में चला जाएगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि के नाम के सेल में सिर्फ एक सबसेल होता है और वो सबसेल होता है एस। यहाँ बच्चे हम सबसेल की संख्या लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। और हम यहाँ लिखेंगे कि सबसेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जो कि 2, क्योंकि के नाम के सेल के पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक ही सबसेल रखता है। अब आप आइए एल नाम के सबसेल में ध्यान रखिएगा, इसको 2 नंबर ऑफ सबसेल रखने की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक एस को रख ले और एक पी को रख ले तो इसके सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है भर जाएंगे। यानी आप ध्यान दीजिएगा एस में कितने 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि पी में कितने 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6, 2, 8 यानी टोटल 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल नाम के सेल में भरे जा सकते हैं। ऐसे ही बच्चे जो एम नाम का सेल है इनके पास 3 सबसेल होते हैं, यानी ये 3 उपकोष बना के रखा है, एक एस नाम से, एक पी नाम का और एक डी नाम का। देखिए जब आप इलेक्ट्रॉन्स को बांटेंगे तो एस मैक्सिमम 2 ले सकता है जैसा कि आप जानते हैं, पी मैक्सिमम 6 ले सकता है और डी मैक्सिमम बच्चा कितना 10 ले सकता है। अब आप इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को जोड़िए, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ चुके होंगे, 6, 2, 8, 10, 8, 18 इलेक्ट्रॉन। और इसी प्रकार बच्चे देखिए जो ये एन नाम का सबसेल है ये टोटल 4 के चारों सबसेल, एन नाम का जो सेल है वो चारों सबसेल रखता है, एस को भी, पी को भी, डी को भी, एफ को भी, क्योंकि इसके पास 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी इसमें 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इसमें 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें आप 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसमें आप 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, 14, 6, 2, 8, आप देखिए 14 और 10 24, 24, 6, 30 और 2 32, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो जाएंगे 32। ठीक बच्चे, तो के नाम के सेल के पास एक सबसेल होता है जो एस है, एल में 2 सबसेल होता है एस और पी, एम में जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है इनके पास 3 सबसेल होता है और एन में बच्चे 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जिसमें 4 के चारों सबसेल को रखने की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चे अगर आपसे पूछा जाए बताइए एन सेल में कितने सबसेल होते हैं, तो आप कहिएगा इसमें 4 सबसेल होते हैं। एल सेल में कितने सबसेल होते हैं, इसमें 2 सेल होते हैं, सबसेल होते हैं। आप इसको रैंडमली याद कर सकते हैं क्योंकि संख्या के आधार पर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक, तो अगर आप इसको
ध्यान दिमाग में रखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बच्चे, आप सेल और सब सेल के बारे में कुछ चीजें जान गए होंगे। आइए आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे, एक शब्द आपको याद करना है, उस शब्द का नाम है आपबाऊ। देखिए, नाम सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपबाऊ किसी साइंटिस्ट का नाम है, परंतु ऐसा नहीं है बच्चे। आपबाऊ एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊर्जा का बढ़ता क्रम। ध्यान रखिएगा, आपबाऊ इसका हिंदी में मतलब होता है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। देखो, अगर आपसे पूछा जाए, आपबाऊ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आपबाऊ लॉ को हम लोग पढ़ेंगे। ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। इसका मतलब होता है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। तो बच्चे, हम लोग आपबाऊ लॉ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख रहे हैं। आइए कुछ चीजों को मैं बताता हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए बच्चे, आप यहाँ लिखें, जैसे एक चीज समझाता हूँ। अगर यहाँ लिखा जाता है 2P4, सपोज करिए आपके सामने ऐसी कंडीशन देखने को मिले, तो इसका मतलब यहाँ जो नंबर लिखा रहता है, याद रखिएगा, ये सेल की संख्या को बताता है। यानी कि किसी भी सब सेल के आगे जो नंबर लिखा रहता है, ये सेल की संख्या को बताता है। मतलब ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। यहाँ जो P, यहाँ आपको या तो S दिखेगा, या P दिखेगा, या D दिखेगा, या F दिखेगा, क्योंकि सब सेल की संख्या 4 है और ये बच्चे सब सेल को बताता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन का हम विन्यास कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में घूम रहा है। और यहाँ जो ऊपर जो नंबर दिखाई देता है, ये उसमें भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिखाता है। बच्चे ध्यान रखिएगा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो आप इस नोटेशन को ध्यान रखिएगा। इसमें जो पहला नंबर, यहाँ जो नंबर होगा वो सेल को दिखाएगा, यहाँ जो नंबर होगा यानी लेटर होगा वो सब सेल को दिखाएगा, वो कोष को, वही SPDF, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिखाते हैं। तो चलिए बच्चे, इस नोटेशन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इस पर विशेष ध्यान देना है। चलिए आइए, हम अब आपबाऊ लॉ का प्रयोग करेंगे। पहले हम आपबाऊ लॉ को बनाना सीख लेते हैं। देखिए, इसके लिए आपको कुछ चीजें लिखनी है। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, 1s, आगे हमने लिख दिया 2s, 2p। आगे चलिए, हमने लिख दिया 3s, 3p, 3d। आगे आप लिखें 4s, 4p, 4d, 4f। आगे लिखिए 5s, 5p, 5d, 5f। आगे 6s, 6p, 6d, 7s, 7p। बस देखिए, अब आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए और एकदम इसी के पैरेलल आपको लाइनों को ड्रॉ करना है। देखिए, एकदम इसी के पैरेलल, जो इस लाइन के पैरेलल में कट जाएंगे आप उसको काट दीजिए, जो ना कटे उसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। वो जब आप एक दूसरे के पैरेलल लाइनों को खींचेंगे, वो ऑटोमेटिक एक दूसरे को काट देंगे, जिनको जिससे कटना होगा वो कट जाएंगे। ये आप ऐसे पैरेलल लाइन खींच लीजिए और आप ऐसे लाइनों को मिलाएंगे।
अब देखिए बच्चे, सभी लाइनों का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक अंत पॉइंट होगा। ऐसे आपको सभी लाइनों को स्टार्टिंग अंत, स्टार्टिंग अंत, स्टार्टिंग अंत, स्टार्टिंग अंत, लास्ट, स्टार्ट, लास्ट। अब आप इसको इससे ले जाके जोड़ दीजिए, 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 और आप इसको इससे ले जाके जोड़ दीजिए, और आप इसको इससे ले जाके। इस प्रकार आपके पास एक सीरीज बन गई बच्चे। आइए इस सीरीज में हमको इसको पढ़ना कैसे है उसको समझ लेते हैं। देखिए 1s, उसके बाद आएगा 2s, उसके बाद आएगा 2p, फिर 3s, फिर आएगा 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s, फिर आप आगे चलेंगे 4d, 5p, 6s, ये 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d और 7p। बच्चे ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कहने का तात्पर्य जिसकी ऊर्जा ज्यादा है वो बाद में है, जिसकी ऊर्जा कम है वो पहले है। तो ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में है। और आप जानते हैं इसमें SPDF जो लिखा हुआ है, यानी S नाम के सबसेल को, P, C, D और F सबसेल को दिखा रहा है, जबकि जो आगे आपको 1, 2, 3 दिखाई दे रहा है बच्चे, ये क्या सेल के एड्रेस को बता रहा है, यानी 6 नंबर सेल, 5 नंबर सेल, 4 नंबर सेल। और जो इसके ऊपर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे वही इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो आइए एक हम एग्जाम्पल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको क्लोरीन 17, इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो देखिए बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले सेल में बांटा जाता है, फिर तब जाके सबसेल में बांटा जाता है। लेकिन अगर आप सबसेल का यूज करके सेल में बांटेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। तो आप क्या करिएगा, पहला लाइन पहले बंद करिएगा, आप दूसरे लाइन से इसको करना स्टार्ट करिएगा। देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 17। चलिए यहाँ से इस सीरीज को देख के लिखना स्टार्ट करिए। देखिए 1s, 2s, 2p, फिर आएगा 3s, और फिर मान लीजिए मैंने लिख दिया 3p। इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे, आपको जब आप 1-2 बार करेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग भरते हैं। आप जानते हैं S में कितने इलेक्ट्रॉन डाले जा सकते हैं, 2, लिख दीजिए। S में कितने, 2, P में कितने, 6, S में कितने, 2। आइए अब एक बार जोड़ लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हमने बांट लिया। हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो चलिए 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। अभी भी हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 12, 5, 17। और P में हम 6 भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 5 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम यहाँ पर 5 ही लिख के छोड़ देंगे। इस प्रकार आपको सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। अब आप इसको जोड़ेंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन आपके बंट चुके होंगे। 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 5, 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक बच्चे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आपको यहाँ आगे देखना है, ये देखिए 1 लिखा है ना, क्या एक सेल, ये सेल एड्रेस है, तो क्या 1 का और भी कहीं कोई है, नहीं है। तो आप देख लीजिए 1 में कितने इलेक्ट्रॉन आपने भर रखा है, तो आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब यहाँ पे आप लिख दीजिए 2, ये कॉमन है। ठीक, अब आप क्या करिए, 2 सेल नंबर 2 को देखिए, तो सेल नंबर 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 इलेक्ट्रॉन कितना, 8। यानी 2 नंबर सेल में बच्चे 8 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। जहां जहां था मैंने खोज के लिख दिया। चलिए आइए तीसरे वाले पे आइए, तो तीसरे नंबर सेल का केवल ये और ये है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए 3 में कितने, 2, और 3 में कितने, 5, तो 5 और 2 कितना, 7, यानी कि 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब हुआ बच्चे कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरा है, और तीसरे सेल में 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इस प्रकार क्लोरीन नामक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, इलेक्ट्रॉनों को बांटने का तरीका आ गया। तो बच्चे आपको समझ में आया होगा शायद।
देखिए इसको आप लोग एक दो बार कॉपी पर करके प्रैक्टिस करिए और आप उसको करने का प्रयास करिए, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए ये एक प्रश्न और करके हम लोग देखते हैं। सपोज करिए कोई एक तत्व है जिस तत्व का एटॉमिक नंबर 36 है। वैसे मैं आपको बता दूं ये क्रिप्टॉन है ना, ये मान लीजिए। अब आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। मैंने अभी अभी बताया आपको, एक पहला लाइन आप बाद में करिएगा, पहले दूसरा लाइन करिए। चलिए ये जैसे ये सीरीज लिखा है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 1s 2s 2p 3s 3p, फिर इसके बाद आ रहा है बच्चे 4s 3p के बाद 4s, इसके बाद आएगा 3d, इसके बाद आएगा 4p। चलिए हम थोड़ा रुक जाते हैं और थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं जोड़ के कि कितने इलेक्ट्रॉन लिखे जा चुके हैं। देखिए इस पे 2, इस पे 2, ये 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये 2 ले सकता है, ये 6 ले सकता है, इस पे 2 ले सकते हैं, इस पे 10 ले सकते हैं। आइए अब जोड़ के देख लेते हैं बच्चों ना। देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30, और पी कितना ले सकता है 6, और हमारे पास बचे भी 6 हैं। अब आप एक बार जोड़ के देख लीजिए सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट गए ना। देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 20 10 30 और 6 36, हमारे पास 36 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। इस प्रकार सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बांट लिया गया। अब चलिए सेल को बांटते हैं। तरीका मैंने क्या बताया बच्चे, ये आगे वाला नंबर आपको सेल का एड्रेस बताता है। तो आप देख लीजिए एक नंबर सेल में कितने हैं, केवल एक ही है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बांटे गए हैं 2। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 2, ठीक है। आइए अब 2 नंबर सेल को खोजिए। 2 नंबर सेल का एक यहाँ है और एक यहाँ है, बाकी तो कहीं है नहीं, इसलिए इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए। तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब ऐसे ही आप 3 नंबर सेल को देखिए। देखिए 3 नंबर सेल यहाँ है, 3 नंबर यहाँ है और 3 नंबर यहाँ है। ध्यान रखिए पूरे में देख लीजिएगा कि अगर एक भी सेल का एक भी अगर आप छोड़ देंगे तो ऊपर सेल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सही नहीं आ पाएगा। तो आपको एक यहाँ 3 नंबर है, एक यहाँ 3 नंबर सेल है और एक यहाँ 3 नंबर सेल है। अब इसके सभी इलेक्ट्रॉनों को जोड़िए तो 6 2 8 8 और 10 18, इसका मतलब तीसरे नंबर सेल में 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आप आइए चौथे नंबर सेल को खोजिए। तो चौथे नंबर में एक ये है और एक ये है। अब आप इन दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जोड़िए, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी 8। अब आप देख लीजिए अब तो कोई बचा नहीं है, आप इसको भी जोड़ेंगे तो 36 होगा और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो भी 36 होगा। देखिए आप जोड़ के देख लीजिए, 8 और 2 10, 18 और 10 28, 28 और 8 36। इस प्रकार बच्चे किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। ध्यान दीजिएगा अभी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। इसमें कुछ एक तत्व ऐसे होते हैं जो आप बाउल लॉ का पालन नहीं करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, तो इसलिए उनके बारे में वो एक्सेप्शनल होते हैं, वो एकाध ही हैं, उनके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी फिलहाल आप जितने तत्व आपके सामने हैं सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का प्रयास करिए। इसको एक बार घर पर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, 1 या 2 बार आप करेंगे ऑटोमेटिक ये टेबल आपके दिमाग पर बैठ जाएगा। बच्चे एज ए होमवर्क मैं कुछ दे देता हूँ, आप इसको करिएगा, बाकी आप अपने से भी करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मान लीजिए मैंने आपको एक प्रश्न दिया, ये एक तत्व का नाम है। अभी आप फिलहाल इसको आप तत्व मान लीजिएगा। एक तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर यानी उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या 58 है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा बच्चों। दूसरा मान लीजिए एक तत्व X है जिसका 106 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप इसका कीजिएगा। और एक और कर लीजिएगा बच्चों, एक मान लीजिए है जिसका एटॉमिक नंबर 22 है। आप इन तीनों को करके घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको 1-2 बार बनाएंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा बच्चे, तैयार हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लास 9 की बात हो, 10 की बात हो, 11 की बात हो, 12 की बात हो या आगे के लिए भी, ये आगे के लिए काफ़ी आपके लिए फाउंडेशन बनाएगा और कंपटीशन वगैरह में भी आपको इसका बड़ा यूज होता है। तो कृपया करके बच्चों इसको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, जानने का प्रयास करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में छोड़िए, हम उसको देख के आपको जवाब देंगे। बच्चे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके ज्ञान को बढ़ाने में कुछ हेल्पफुल रहा हो तो इसको आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसी से संबंधित आगे की कुछ चीज़ें बताएंगे, जैसे
जैसे इसके आधार पर हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आपको कार्बन से संबंधित कुछ चीज़ें बताएंगे। कार्बन में हम आपको हाइड्रोकार्बन वगैरह के बारे में बताएंगे। IUPAC के बारे में बताएंगे। क्लास 10th में IUPAC से संबंधित प्रश्न हर साल हर बोर्ड में आते हैं, जिनके बारे में हम लोग बताएंगे। पहले आप इसको प्रैक्टिस करिए। थैंक यू बच्चे, धन्यवाद।